नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस उत्तराखंड के इस उत्तराखंड परीक्षा वाणी सेशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कल बताया था कि आज से हम यहाँ पर अपने उत्तराखंड परीक्षा वाणी को शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने परीक्षा वाणी के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये सभी वीडियो सबके पास पहुंच सके, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ये सेशन में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, तो आप हमारी वीडियोस में बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक पूरी वीडियोस को देखिए। और जो हमारे चैनल में नए हैं वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चलो, और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को अपने नए सेशन में। अच्छा दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी को शुरू करने से पहले हम उत्तराखंड की थोड़ा सामान्य जानकारियां ले लेते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो जैसे कि छोटी छोटी जानकारी हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, जैसे 9 नवंबर 2000 को हमारा जो राज्य का गठन हुआ था, 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। ठीक है, और उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम जो दिया गया हमारे राज्य को, तो वो 2007 से संबोधित हुआ। ठीक है, और देश का अगर गणतंत्र राज्य की अगर बात करें तो 27वां राज्य है। ठीक है, और हिमालय राज्यों के क्रम की बात करें तो वो 11वां राज्य है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राजधानी की, तो उत्तराखंड की जो राजधानी है आपकी, वो है देहरादून में। ठीक है, और ये भी गैरसैंण को भी यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, गैरसैंण भी हमारी राजधानी है। ठीक है, और बात करें अगर राजकीय भाषा की, तो राजकीय भाषा जो है, पहली है हिंदी और दूसरी है संस्कृत। जो दूसरी भाषा जो यहाँ पर दी गई संस्कृत, तो वो 2010 से संबोधित की गई, 2010 से ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कुल विधानसभा सीटें की अगर हम बात करें तो कुल विधानसभा सीटें हमारे पास 71 हैं, जिसमें 70 निर्वाचित है और एक मनोनीत है। ठीक है, 70 निर्वाचित है और एक मनोनीत है। ठीक है, और कुल लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो कुल लोकसभा सीटें हमारे पास है 5। ठीक है, और कहाँ कहाँ है? एक पहली है टिहरी में, दूसरी है पौड़ी, तीसरी अल्मोड़ा, चौथी है नैनीताल और पांचवी है हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में। ठीक है, और चलो दोस्तों, अब चलते हैं हम परीक्षा वाणी की तरफ, उत्तराखंड परीक्षा वाणी की तरफ। तो दोस्तों, उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक अध्ययन। तो उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन मतलब इसकी हिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री को यहाँ पर विभिन्न कालों में यहाँ पर पढ़ा गया, विभिन्न कालों के अनुक्रम में पढ़ा गया। जैसे कि पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आध्यात्मिक काल। ठीक है, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस 3 कालों में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अभी प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल जो है आपका मानव इतिहास, इस जो प्रागैतिहासिक काल के जो लोग हुआ करते थे, यहाँ पर जो मानव हुआ करते थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि पत्थरों पर चित्र बनाते थे, और चित्रों के द्वारा पुरातात्विक यहाँ पर हमें जो साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो वो पाषाण पत्थरों का हथियार बनाते थे, पत्थरों से लिखते थे, शैल चित्र वगैरह बनाए जाते थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कंकाल मिले, पाषाणोपकरण मिले, गुफा मिले, शैल चित्र मिले। ठीक है, कंकाल मिले, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कर्म जो माना गया यहाँ पर मानव इतिहास में प्रारंभ में लगभग 3000 ईसा पूर्व तक का काल जो है, 3000 ईसा पूर्व मतलब तक का जो काल है मानव इतिहास का। ठीक है, वो काल हमारा कहाँ रखा गया? प्रागैतिहासिक काल में। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? पुरातात्विक साक्ष्य हमें आपको देखने को मिलता है। और इस युग काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण काल भी हमें कहा जाता है, और यहाँ पर हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? इसमें क्या है, जो मानव थे वो थोड़ा पढ़े लिखे होने लगे थे, तो यहाँ पर क्या है, धर्म ग्रंथ वगैरह यहाँ पर आने शुरू हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने लग गए थे। ठीक है, तो उनसे हमें यहाँ पर क्या है, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, माना जाता है कि जो आद्य ऐतिहासिक काल था वो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया। और यहाँ से हमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इस काल को हम क्या कहते हैं? पौराणिक काल कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल जो है ये माना जाता है कि 600 ईसा पूर्व के पश्चात का जो काल है, यानी अभी तक जो काल चल रहा है, उसे हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या है, पुरातात्विक, साहित्यिक और तथा विदेशियों का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों,
चलो दोस्तों, अब पहुंचते हैं हम उत्तराखंड के परीक्षा वाणी के सेशन में। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि जो उत्तराखंड जो है हम उसके अनुक्रम में पढ़ते हैं। तीन विभिन्न कालों के अनुक्रम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से थे? प्रागैतिहासिक काल था, आदि ऐतिहासिक काल था और ऐतिहासिक काल था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में जो कहा जाता है कि जो माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल के जो मानव यहाँ पर हुआ करते थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो वो लोग क्या करते थे, पत्थरों पे या किसी भी शैल चित्र वगैरह इन चीज़ों का यहाँ पर बर्तन वगैरह उनके हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ा साक्ष्य मिलता है। तो ये क्या करते, गुफाओं में पत्थरों पर क्या करते थे, चित्र बनाते थे या उन पर कोई चिन्ह बना देते थे। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर ये लोग करते थे। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? आपके पाषाणोपकरण मिलते हैं। यहाँ पे पाषाणोपकरण मतलब मुझसे आपकी पत्थरों के उपकरण बनाए जाते थे यहाँ पे। ठीक है, गुफाएं होती थी, शैल चित्र होते थे, कंकाल होते थे, मृद भांड जो होते हैं वो मिट्टी के बनाए हुए बर्तन जो होते हैं मृद भांड कहते हैं, और धातु उपकरण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के। और जो ये सभी चीजें जो हमें यहाँ पर मिली है, तो वो सभी क्या करती है, प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसके विभिन्न साक्ष्य मिले, तो हमें कहाँ कहाँ पर साक्ष्य मिले इसके? तो पहली बात करते हैं हम लाखू गुफा की। लाखू गुफा की जो खोज हुई थी आपकी 1963 में हुई थी। ठीक है, 1963 में यहाँ पर लाखू गुफा की खोज की है। और ये लाखू गुफा आपके कहाँ पर पड़ता है? आपके अल्मोड़ा के बाड़े छिना के पास दलबैंड पर स्थित है। ठीक है, बाड़े छिना क्षेत्र है और उसके दलबैंड पर स्थित है ये लाखू गुफा। और यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिला, तो यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिला? मानव तथा पशुओं के चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। मानव तथा पशुओं के चित्र यहाँ पर देखने को मिले थे। और हमें यहाँ पर मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया था। ठीक है, नृत्य करते हुए दिखाया गया। ठीक है, और पशु पक्षियों को भी हमें यहाँ पर चित्रण देखने को मिला था, जो कि चित्र क्या है, रंगों से सजाए गए थे। ठीक है, अगली बात करते हैं हम ग्वारखिया गुफा की। तो ग्वारखिया गुफा जो आपका है, ये आपके चमोली में पड़ता है। चमोली के अलकनंदा नदी के किनारे एक डुगरी गांव पड़ता है। ठीक है, डुगरी गांव के पास स्थित है। और यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, तो कौन कौन से मिले? हमें मानव मिला है, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के हमें यहाँ पर रंगीन चित्र देखने को मिले। ठीक है, बात करते हैं किमनी गांव की। तो किमनी गांव जो है आपका चमोली के थराली के पास पड़ता है। ठीक है, चमोली में एक थराली क्षेत्र है, वहां पर पड़ता है किमनी गांव। ठीक है, और यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पे हमें साक्ष्य जो मिले हैं, हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार मिले हैं यहाँ पे, और पशुओं के शैल चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो अगला जो कर्म है आपका चौथा मलारी गांव। मलारी गांव की जो खोज हुई आपका 2002 में इसे ढूंढा गया था। किसने ढूंढा था? गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता है उनके द्वारा इसे ढूंढा गया था। और ये जो मलारी गांव आपका पड़ता है, ये आपका चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा की बॉर्डर पर है। ठीक है, ये गाँव। ठीक है, और यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिलता है, यहाँ पर हजारों वर्ष पुराना नर कंकाल मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलारी गांव। ठीक है, ये पूछा जाता है पेपर में। तो ये हजारों वर्ष पुराना यहाँ पे एक नरकंकाल मिला था हमें। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन हमें देखने को मिले, जानवरों के अंग हमें यहाँ पर मिले थे, और 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण आदि अवशेष हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। ठीक है, अवशेष मिले थे। और माना जाता है, विद्वानों के अनुसार यह माना जाता है कि जो नर कंकाल यहाँ का जो नर कंकाल और मिट्टी के बर्तन जो हैं, वो कम से कम 2000 ईसा पूर्व से 6वीं सदी ईसा पूर्व तक के जो बर्तन ये हो सकते हैं। ठीक है, और बर्तन जो है, इसके जो बर्तन हैं वो पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। ठीक है, स्वात घाटी है वहाँ पर, उसके शिल्प के समान ये बर्तन है। ठीक है, अगर ये बात करते हैं लोथाप की, तो ये है लोथाप। लोथाप जो स्थान है आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, लोथाप। ठीक है, और यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिलता है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? मानव को शिकार करते तथा हाथों से हाथ डालकर नृत्य करते शैल चित्र दिखाए गए हैं। शैल चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, मानव को शिकार करते दिखाया गया और हाथों से हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया। तो अगली बात करते हैं हुडली की। तो हुडली आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, उत्तरकाशी क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? आपको शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अगली बात करते हैं पेटशाला की। तो पेटशाला जो है आपकी अल्मोड़ा के पेटशाला और पुनाकोट गांव के बीच में स्थित कफरकोट में स्थित है। ठीक है, और ये कथई रंग के, यहाँ पर हमें क्या है? कथई रंग से रंगे हुए नृत्यरत मानव आकृतियां यहाँ पे देखने को हमें मिली है। नृत्यरत मानव आकृतियां किसमें? कथई रंग में। ठीक है, फल सीमा की अगर हम बात करें, तो फल सीमा आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, अल्मोड़ा में पड़ता है। और यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिला है, तो योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, अगली बात करते हैं रामगंगा घाटी। तो रामगंगा घाटी जो
आपका पाषाणकालीन यहाँ पर हमें सौगार और कप मार्क्स मिले। तो आपको बता दूं कि कप मार्क्स आपके क्या होते हैं। कप मार्क्स आपके होते हैं कि पत्थरों पर पहले के जो लोग होते थे वो पत्थरों पर क्या है निशान बना देते थे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते थे, तो वो गड्ढे आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या है 73 कप मार्क्स है यहाँ पर, ठीक है। 73 कप मार्क्स आपके रामगंगा घाटी में आपको 73 कप मार्क्स यहाँ पर देखने को मिले थे। और प्रमुख स्थल जो मेहरू उड़ियार है, मेहरू उड़ियार से भी हमें कम से कम 207 यहाँ पर 207 कप मार्क्स यहाँ पर देखने को मिले थे, ठीक है। अगली बात करते हैं हम बनकोट की, ठीक है। तो बनकोट जो है आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, बनकोट क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या है 8 ताम्र आकृतियां मिली थी, 8 ताम्र मानव आकृतियां यहाँ पर देखने को हमें मिली थी। गढ़वाल क्षेत्र के कई राज्यों में चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। चित्रित धूसर मतलब धूल से, ठीक है, धूल से वे मृदभांड, ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो होते थे, ठीक है। तो वो क्या है हमें गढ़वाल क्षेत्र से कई जगहों से ये साक्ष्य हमें मिले हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल के जो मानव होते थे वो प्राय गुफाओं में निवास किया करते थे, और ये सुंदर सुंदर चित्रों को अपनी उसकी दीवारों पर क्या करते थे सजा देते थे, ठीक है। और विभिन्न फलों कंदों का यहाँ पर संग्रहण करके अपने शिकार करके अपने भोजन की पूर्ति करता था, ठीक है। कालांतर में यह वह आग से भी परिचित हो गया था, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल को शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर जो पूछे जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर। तो कहा जाता है कि उत्तराखंड पुरातत्व के जो जनक हैं, ठीक है, उत्तराखंड पुरातत्व के जो जनक यहाँ पर माने जाते हैं, उनको आपको माना जाता है पुरातत्व, ये आप याद रखना, ठीक है, हैनवुड को माना जाता है, ठीक है। हैनवुड को क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने 1856 में देवीधुरा चंपावत में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी, ठीक है। और एक चीज और क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? पुरातत्व विभाग की स्थापना आपकी 1904 में की गई थी, और उसके जो गवर्नर जनरल थे तो वो थे आपके लॉर्ड कार्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो थे वो आपके किसके भारतीय पुरातत्व विभाग के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी 1904 में, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, चलो अब बढ़ते हैं हम आपके आदि ऐतिहासिक काल की तरफ। तो आदि ऐतिहासिक काल में हम जो पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ के जो आदि ऐतिहासिक काल के लोग जो थे वो उन्हें पढ़ना लिखना आ गया था तब तक के लिए, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल के लिए पहुंचते पहुंचते उन्हें पढ़ना लिखना आ गया था। तो यहाँ पर हमें क्या है पौराणिक धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर मिलते हैं, उनके थ्रू हमें यहाँ पर क्या है बहुत सारे यहाँ पर साक्ष्य मिला, पुरातात्विक साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये पौराणिक काल भी इसे कहा जाता है, और धार्मिक ग्रंथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, उसमें यहाँ पर इनके सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम जो आदि ऐतिहासिक काल जो आपका वो चतुर्थ शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक का जो समय है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो समय था आपका 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा गया। यहाँ इसका जो साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हुए मतलब आदि ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य हैं, तो इस युग के लोगों को लौह ताम्र धातुओं, कृषि, पशुपालन तथा ग्रामीण नगरीय सभ्यता से परिचित होने का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है कि यहाँ पे के लोग थे वो लोहा ताम्र धातु बनाते थे, कृषि कार्य करते थे, पशु का पालन करते थे, ग्रामीण तथा नगरीय सभ्यता से परिचित थे ये, ठीक है। जैसे क्या है बहादराबाद से प्राप्त ताम्र संचय, बहादराबाद से हमें ताम्र संचय प्राप्त हुआ है। मलारी तथा रामगंगा से विभिन्न सामग्रियां में महापाषाणीय शवाधान का अवशेष हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है दोस्तों। और आगे बात करते हैं उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में जो ऋग्वेद लिखा गया था, ठीक है, उसके धार्मिक ग्रंथ है, उसके अंदर हमें उत्तराखंड का यहाँ पर प्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि तथा मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया, ठीक है, मनीषियों की, ठीक है। तो इसे क्या है मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया, ठीक है। वेदों के अलावा इसका उल्लेख जो आपको मिलता है वेदों में, तो इसका ऋग्वेद में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और वेदों के अलावा भी हमें कहाँ कहाँ पे उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, रामायण तथा महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों से भी हमें उत्तराखंड का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसका जो साक्ष्य हमें यहाँ से मिलता है, तो जिसमें उत्तराखंड को इन उपनिषदों, ब्राह्मणों, ग्रंथों, पुराणों, रामायण, महाभारत में भी क्या है उत्तराखंड को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि तथा पवित्र क्षेत्र कहा गया है, ठीक है।
ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें भी उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण क्या है, उत्तराखंड को उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग भी किया गया। तो यहाँ पर क्या है, उत्तर कुरुओं का निवास हुआ करता था, तो यहाँ पर उसे उत्तर कुरु भी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, उसके बाद स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंड है। ठीक है, स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंड है। ठीक है, जानकारी के लिए स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंड है, जो कौन कौन से, नेपाल है, मानस खंड है, केदार खंड है, जालंधर है और कश्मीर है। ठीक है, इसमें से अगर देखा जाए तो मानस खंड और केदार खंड जो है ये आपका उत्तराखंड क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में है। तो मानस खंड और केदार खंड का उल्लेख भी हमें उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, और मानस खंड को कुमाऊं मंडल कहा गया और केदार खंड को आपका गढ़वाल मंडल कहा गया। ठीक है, गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है उसे हम केदार खंड कहते हैं और कुमाऊं वाले क्षेत्र को मानस खंड कहा जाता है पुराणों में। ठीक है, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। ठीक है, और अगर बात करें तो हरिद्वार से हिमालय तक के जो विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है, माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक का जो विस्तृत क्षेत्र है उसे यहाँ पर केदार खंड कहा गया, जिसे गढ़वाल क्षेत्र कहा, गढ़वाल मंडल कहते हैं। ठीक है, तथा नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड यानी कुमाऊं क्षेत्र कहा गया। ठीक है, मानस खंड को कुमाऊं क्षेत्र कहा गया। ठीक है, अगली बात करते हैं, पुराणों में मानस खंड तथा केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश आदि नामों से ऐसे संबोधित किया गया। उत्तराखंड भी कहा गया, ब्रह्मपुर कहा गया, खस देश, यहाँ पर खस जाति के लोग यहाँ पर ज्यादा रहा करते थे, इसलिए इसे खस देश आदि नामों से भी संबोधित, आदि क्षेत्रों से संबोधित किया गया। ठीक है, और बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द जो है आपका हिमवंत शब्द को यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, ये तो थे साहब आपके उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल में जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये थी जनरल जानकारी। अब हम पढ़ते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में इसमें क्या क्या चीज़ यहाँ पर दी गई है, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पर ग्रंथों में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पहले इस क्षेत्र को बद्रिका आश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि, ठीक है, महाभारत और पुराण में क्या कहा, इसे स्वर्ग भूमि कहा गया, केदार खंड कहा गया आदि नामों से इसे जाना जाता। ठीक है, कालांतर में सन 1515 ईस्वी में इस क्षेत्र को 52 गढ़ों को, पहाड़ी किलों को पंवार शासक अजय पाल द्वारा विजित कर लेने के कारण इसका नाम गढ़वाल नाम प्रयुक्त हुआ। ठीक है, जब जो यहाँ पर उत्तराखंड जो 52 गढ़ थे, ठीक है, उन्हें पंवार शासक जो थे उनके अजय पाल द्वारा इन्हें विजित किया गया 52 गढ़ों को। तो 52 गढ़ क्या थे, पहाड़ी किले हुआ करते थे ये। ठीक है, तो उनको यहाँ पर जीता गया था अजय पाल के द्वारा। ठीक है, और माना जाता है कि जो गढ़ों का जो निर्माण था वो बहुत ही प्राचीन था, और ऋग्वेद में इस बात का भी वर्णन यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर एक असुर राज संबर रहा करता था। ठीक है, जिसके 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, ये भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम 52 गढ़ों को किसने, अजय पाल ने जीता था। अगली बात करते हैं हम, ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र में के असुर राजा शंबर 100 गढ़ों के देवराज इंद्र तथा सुदास ने इसे नष्ट कर दिया था, यह मैंने पढ़ लिया। और यहाँ के अलकापुरी, ठीक है, यानी कुबेर की जो राजधानी थी यहाँ के अलकापुरी नामक स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल माना जाता है। ठीक है, किसका निवास स्थल माना जाता है, मनु, जो कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज था वो मनु था। ठीक है, मनु का निवास स्थल माना जाता है। ठीक है, और बर्मा के जो मानस पुत्र थे, दक्ष, मारीची, पुलसत्य, पुलह, ऋतु और अत्रि का निवास स्थल भी गढ़वाल को ही माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख किया गया वह गढ़वाल को ही गढ़भूमि, जो ऋग्वेद में जो एक सप्त सिंधु देश का उल्लेख किया गया तो वो सप्त सिंधु देश जो है वो गढ़भूमि ही है, यानी गढ़वाल ही है। ठीक है, इस क्षेत्र की यानी गढ़वाल को ऋग्वेद में सप्त सिंधु देश का नाम से भी उल्लेखित है। ठीक है, इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद आदि गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, कहा गया कि जो बद्रीनाथ के पास जो गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद आदि गुफाएं हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है आपकी वैदिक ग्रंथों की यहाँ पर रचना की गई थी। ठीक है, टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी हिमयाण है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में एक पट्टी है हिमयाण। ठीक है, उसका जो विसोन नामक पर्वत है, उस पर जो विसोन नामक पर्वत है, ठीक है, वहां पर वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड या वशिष्ठ आश्रम भी कहते हैं उस पर्वत को। ठीक है, वो इसलिए कहा गया क्योंकि माना जाता है कि जो श्री रामचंद्र जब वनवास गए थे
तो उस समय आपके जो गुरु वशिष्ठ थे, ठीक है, और उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी जो अरुंधति थी, ठीक है, वो उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, ये वहाँ पर क्या है, निवास। ठीक है, अगली बात करते हैं हम गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की सितोंस्यू पट्टी ने सीता जी पृथ्वी में समाई थी। कहा जाएगा जो गढ़वाल क्षेत्र का जो देवप्रयाग वाला क्षेत्र है हमारा, ठीक है, तो वहां पर क्या है, सितोंस्यू पट्टी है, वहाँ पे क्या है, एक सितोंस्यू पट्टी है। और माना जाता है कि इस सितोंस्यू पट्टी में जो यहाँ पर जो था, वो वहाँ पर सीता जी क्या है, पृथ्वी में समाई थी। ठीक है, जिस कारण यहाँ पर मनसार में प्रतिवर्ष मेला लगता है। आपने सुना होगा यहाँ पर मनसार का मेला लगता है, ठीक है, देवप्रयाग में। तो वो इसी के उपलक्ष्य पर लगता है। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर सीता माता जो है वो पृथ्वी में समाई थी। ठीक है, देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है, जहाँ पर भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या की थी, माना जाता है। ठीक है, और टिहरी गढ़वाल का एक जिले के जिस स्थान पर जो लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तपोवन कहते हैं। ठीक है, रामायण कालीन बाणासुर का राज्य भी गढ़वाल क्षेत्र में ही था। ठीक है, जिसकी राजधानी जो थी ज्योतिषपुर थी। रामायण कालीन में जो बाणासुर जो आप चर्चा सुनते हैं, तो बाणासुर की जो राज्य जो था वो गढ़वाल क्षेत्र में था, और इसकी राजधानी जो थी जोशीमठ, ज्योतिषपुर जोशीमठ में थी। ठीक है, ज्योतिषपुर को ही जोशीमठ कहते हैं आप। ठीक है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा गया था। क्या कहा गया था, भृंगतुंग कहा गया था केदारनाथ को। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ को क्या नाम दिया गया था, भृंगतुंग दिया गया था। ठीक है, केदारनाथ तक के यात्रा में पड़ने वाले सभी स्थानों का वहां पर वर्णन मिलता है हमें महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, वन पर्व भी एक ग्रंथ है। ठीक है, इसी वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखना वन पर्व जो है वो ग्रंथ है। ठीक है, महाभारत के अंदर वन पर्व का एक चैप्टर है। ठीक है, वो भी ग्रंथ है। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। तो उसमें क्या है, हमें हरिद्वार से केदारनाथ में जो भी यात्रा करने वाले जो समस्त स्थानों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। और जो लोमस ऋषि के साथ पांडवों ने जब बद्रीनाथ की यात्रा की थी, तो उसका भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसी समय इस क्षेत्र को पुलिंद यानी कुड़िंद के किरात जातियों का आधिपत्य था। ठीक है, अब पुलिंद जो कहा गया, आपने जो पढ़ा है, ठीक है, कुड़िंद वंश जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, तो कुड़िंद वंश को ही इस वन पर्व में, ठीक है, इस समय यहाँ पर क्या इसे पुलिंद कहा जाता था। ठीक है, इस टाइम पे यहाँ पर क्या इसको पुलिंद कहा जाता, और यहाँ पर किरात जातियों का भी आधिपत्य था। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी जो थी श्रीनगर में थी, और इसने पांडवों की ओर से युद्ध भी लड़ा था उस टाइम पे। जो पुलिंद के राजा थे, यानी कुड़िंद वंश जो था पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें जो पुलिंद कहा जाता उनको उस टाइम पे। और ठीक है, उनके जो राजा हुआ करता था वो था सुबाहु। और कहा जब माना जाता है कि जो सुबाहु था उन्होंने पांडवों के साथ युद्ध लड़ा था। ठीक है, पांडवों की ओर से क्या युद्ध लड़ा था। ठीक है, सुबाहु के बाद राजा वहां पर विराट आए थे। विराट का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है, जिसकी राजधानी जौनसार में थी। ठीक है, सुबाहु की राजधानी श्रीनगर में थी, और विराट की राजधानी जो जौनसार में थी। और इनकी पुत्री, माना जाता है कि इनकी पुत्री जो थी उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। ठीक है, अभिमन्यु से इसका विवाह था। ठीक है, प्राचीन काल में इस क्षेत्र को बद्रिका आश्रम या कण्वाश्रम नामक दो प्रसिद्ध विद्यापीठ यहाँ पर हैं। ठीक है, बद्रिका आश्रम और कण्वाश्रम। ठीक है, कहा जाता है जो कण्वाश्रम है वो आपका दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म भी कण्वाश्रम में ही हुआ था। ठीक है, जिस भरत के नाम पर क्या है, हमारे देश का नाम क्या है, भारत पड़ा। ठीक है, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना भी मालिनी नदी के तट पर स्थित इसी कण्वाश्रम में की थी। ठीक है, महाकवि कालिदास ने भी यहाँ पर क्या इसी कण्वाश्रम में क्या किया था, अपना अभिज्ञान शकुंतलम जो उनकी महाकाव्य है उसकी इन्होंने यहाँ पर रचना की थी। ठीक है, वर्तमान में ये इस स्थान को चौका घाट कहा जाता है। ठीक है, ये कण्वाश्रम वाला जो स्थान है इसे आप क्या कहा जाता है, चौका घाट कहा जाता है। ठीक है, और धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं केदार खस मंडले शब्द का प्रयोग भी किया गया है। किसका, केदार खस मंडले शब्द का प्रयोग भी किया गया है, और इस शब्द को अनुरूप केदार खंड को है खस प्रदेश का पर्यायवाची भी माना जाता है। ठीक है, और प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति के लोग रहा करते थे। ठीक है, प्राचीन काल में क्या है, गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति के लोग रहा करते थे। ठीक है, जिसके कारण ये क्या बहुत सशक्त हुआ करते थे, और इनके समय में क्या है, बौद्ध मत का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा अधिक हुआ करता था, और कुछ विद्वानों ने इन्हें आर्य भी मानते थे। ठीक है, कुछ विद्वान इनको क्या है, आर्य भी मानते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों,
हेलो दोस्तों, कैसे लगी आप सभी को मेरी वीडियोस। अभी आज जो हमने यहाँ पर पढ़ा प्रागैतिहासिक काल और आपका आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ा हमने, गढ़वाल क्षेत्र को भी पढ़ा। ठीक है, कैसे लगी आप सभी को वीडियो? उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और ये वीडियो शायद आप सभी के लिए भी बेनिफिशियल भी होगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और जो हमारे चैनल में नए हैं वो सभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ेंगे आपके गढ़वाल क्षेत्र में पढ़ लिया था, कुमाऊं क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐतिहासिक काल यहाँ पर पढ़ेंगे और कुछ लेख हैं यहाँ पर ऐतिहासिक काल के, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।